बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है सच तो ये है और मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के हवाले से हम देख रहे हैं कि अपना काम नहायत तनदही के साथ और तेज़ी के साथ जारी रखा हुआ है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ हैं उस पर अपना जो इब्तदाई काम है वो मुकम्मल कर लिया है और वेबसाइट पर अगर आप विजिट करना चाहें तो आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं, डिटेल वहाँ पर मौजूद है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि नई और सूबाई जो कौमी और सूबाई जो हल्का बंदियाँ हैं उस बारे में एक तफसीली हम जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हल्का बंदियां हैं इनकी आईनी हैसियत क्या है, ये किस कदर ज़रूरी है और क्या हल्का बंदियों के बगैर भी इलेक्शन करवाना मुमकिन है और क्या पुरानी हल्का बंदियों पर भी इलेक्शन हो सकता है। और कुछ चेंजेस भी आए हैं, वज़ीर आज़म की जो नंबर गेम्स हैं वो भी कुछ चेंज हुए हैं नई हल्का बंदियों के बाद। उस हवाले से भी हम ज़रा तफसीली इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में रोशनी डाल रहे होंगे। फिर आगे चलकर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जनाब गैलप सर्वे की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये सर्वे जो है वो जुलाई में करवाया गया और इसके मुताबिक कुछ सवालात वगैरह वगैरह किए गए। इसमें जो ओवरऑल जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि अवाम में जो फ़ौज की मकबूलियत है उसमें 88 यानी 88% इजाफा हुआ है। फिर जब सवाल किया गया कि अवाम जो है वो सियासतदानों पे किस कदर एतमाद करते हैं तो उस हवाले से जो है वो परसेंटेज काफ़ी हमें कम दिखाई देती है, वो सिर्फ 39% है। इस सर्वे में यकीनन मुख्तलिफ सवालात भी किए गए हैं और एक सवाल जो मैं पढ़ रही थी वो ये भी था कि अवाम जो है वो सियासतदानों की कारकर्दगी से किस कदर मुतमईन है, तो उसमें लोगों ने खासी का इजहार किया है। यकीनी तौर पे ये बात सियासी जमातों के लिए खासी परेशान कुन होनी चाहिए। अब जबकि इलेक्शन जो है वो आन पहुंचे हैं, टेंटेटिव डेट भी दी जा चुकी है, तो ये देखना होगा कि जो सियासी जमातें हैं ये किस तरह से आवाम को जो है वो माइल कर सकेंगी, कायल कर सकेंगी और किस मंशूर के साथ इनके दरवाज़ों पर जाएंगी और कहेंगी कि हमें जो है वो वोट दो और हम इसके हकदार हैं। तो ये सारी बातें आज अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मुझे बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ने ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ, डिस्कशन को ओपन करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अफजल भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ साथ हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, सर आपने टाइम दिया। और उसके साथ साथ हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, मुल्की मामलात पे खासी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, सर आपने टाइम निकाला। मैं आप सबकी इजाज़त से सलमान गनी साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हल्का बंदियों का जो इब्तदाई काम है वो मुकम्मल हो चुका है। हल्का बंदियों के हवाले से सर अब जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं चाहूँगी, क्योंकि पीटीवी का मकसद ये है कि जो हमारा आम आदमी है उस तक आगाही पहुँचे। एक आम वोटर को तो बस ये पता है उसने जाना है और वोट कास्ट करना है। ज़रा डिटेल से हमें समझाइएगा सर, हल्का बंदियाँ होती क्या है, इसकी आईनी हैसियत क्या है, ये किस कदर ज़रूरी होती है और क्यों? थैंक यू नादिया। देखें, बात ये कि आपने हल्का बंदी की बात तो की है। हल्का बंदी से पहले मरदमशुमारी जो है ये एक आईनी ज़रूरत होती है और मरदमशुमारी चूँकि हो चुकी थी और मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही हल्का बंदी होनी होती है। तो हल्का बंदी मरदमशुमारी का फैसला मुश्तरका मफादात की कौंसिल में हुआ और मुश्तरका मफादात की कौंसिल में आपकी सारी इलेक्टेड लीडरशिप मौजूद थी और उसमें मरदमशुमारी का फैसला हुआ और उसके बाद हल्का बंदी जो है बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और हर इलेक्शन से पहले हल्का बंदी ज़रूरी करार दी जाती है। और अब हल्का बंदी ये एक बाकायदा शेड्यूल दिया था इलेक्शन कमीशन ने 17 अगस्त को और इसमें मरदमशुमारी की बुनियाद पे हल्का बंदी होनी थी और अब इस हल्का बंदी जब कंप्लीट हुई है अब इस पे एतराज़ात आएंगे। एतराज़ात पर जो एतराज़ात आएंगे ये तकरीबन 1 माह का अमल है और ये अमल जो इलेक्शन कमीशन ने अपने शेड्यूल में कहा था कि वो 14 दिसंबर तक कंप्लीट करेगा, कुछ वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने इसे 14 दिन पहले अपना शेड्यूल जो है वो कंप्लीट करना है। लिहाजा हल्का बंदी पे एतराज़ात का सिलसिला शुरू होगा। अब तक जो हल्का बंदी सामने आई है इसमें एक तो बड़ी जो पेशरफ्त हुई है कि हमारी जो कौमी असम्बली की सीटें थी वो 272 थी, अब वो 266 रह गई हैं और पंजाब में 3 सीटों की कमी हुई है, एक गुजरांवाला डिवीजन से कम हुई है और 2 सीटें जो है मुजफ्फरगढ़ से कम हुई हैं। और जो सूबाई असम्बली है, पंजाब असम्बली की नशिस्तें भी उतनी हैं 297, सिंध की 130 हैं, पख्तूनख्वा की 115 हैं और बलोचिस्तान की 51 है। ये सारा सिलसिला जो है ये एक खालिस्तान
आईनी अमल है, इसका सियासत से कोई तल्लुक नहीं। और बुनियादी जिम्मेदारी ये इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन अपने तयशुदा प्रोग्राम और शेड्यूल के मुताबिक अमल पैरा है, और माजी के अंदर इस हवाले से कभी कोई दो आरा नहीं रही। एक कंसेंसस होता था पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस में, और ये इलेक्शन कमीशन नहीं की ही जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन इसे निभा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस अमल पे कोई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए जिससे आने वाला इंतखाबी अमल जो है वो कंट्रोवर्शियल हो। ठीक है। अच्छा नासिर साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊंगी। आपने डिटेल से सारी बात सुनी सलमान गनी साहब की। सर जब नई हल्काबंदियां हो रही थी तो उस पर भी खासे एतराज़ात हमने देखा सामने आए। एक आरा ये थी कि पुरानी मरदमशुमारी को ही कंसिडर किया जाए, फिर नई मरदमशुमारी के हवाले से भी बात हुई और कहा गया कि ये नई मरदमशुमारी जो है ये वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। अब चूंकि ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो केपी में जो खास तौर पर 6 सीटें कम हुई हैं, इसकी क्या सर आईनी हैसियत है? पिछले साल हमने देखा, पिछली दफा इलेक्शन में हमने देखा था कि पंजाब में सीटें जो थी वो कम हुई थी। फाटा का स्टेटस भी पहले मुख्तलिफ था, अब मुख्तलिफ है? जाहिर सी बात है, फाटा अब इंजमामी हल्का हो गया है जी। मैं सलमान साहब की बात मैंने सुनी, बगौर सुनी। पुरानी हल्का बंदियों पर एक बार इंतखाब हो चुका है हमारे यहाँ जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बार नई हल्का बंदी होगी, हर बार हम इंतखाबात में उसके साथ जाएंगे। इसका भी टाइम मुकर्रर है, आइन में लिखा हुआ है कि नए मरदमशुमारी कब होगी, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि नई मरदमशुमारी एक बार हो जाए तो उसकी बुनियाद पर हल्का बंदी होगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे। बिल्कुल सही बात है, और इस पर इत्तफाक राय था। जिसको इतराज़ था उसको अपना मकसद मिल गया, 15 दिन का उसको रिलीफ मिल गया। अब इंतखाबात 24-25 जनवरी को होंगे, वो शायद यही चाहते थे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो आपका सवाल है, खासी तब्दीली आई है। बलूचिस्तान को देखें आप, बलूचिस्तान को आप देखते हैं तो वहाँ कई हल्के जम कर दिए गए हैं। 3 हल्के जम करके एक हल्का बना दिया गया है, 2 हल्के जम करके एक हल्का बना दिया गया है, और बाद नए हल्के बना दिए गए। ये काम होता है बहुत टेक्निकल, पर जैसे कहते हैं ना पर कैपिटा इनकम, इसी तरह हम कहते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है आपकी, उसको आप डिवाइड करते हैं, और उस डिवाइड करने के बाद आप सीटों पर तकसीम करते हैं, और जहाँ आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर गड़बड़ है तो वहाँ इलाका काट लेते हैं। आप इलाका काट के किसी और को दे देते हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल काम है और बड़ा दिमाग ख़राब करने वाला काम है ये। और इस पर जो एतराज़ करेंगे वो भी माहिर होंगे इस काम के, वो भी इस काम के एतराज़ करने के माहिर होंगे, उनकी कोई वजह होगी। अब जब ये एतराज़ सिंध के 20 सीटें कम हुई हैं कौमी असम्बली के अंदर, कराची में कुछ सीटें बढ़ी हैं, और कराची के हर ज़िले में एक सीट बढ़ी है सूबाई असम्बली की, कौमी की एक सीट बढ़ी है। इसी तरह हर जगह पर हुआ है, और ये इसका ताल्लुक सियासत से बिल्कुल नहीं है। ये एक सिस्टम के तहत काम होता है, और अगर सिस्टम के तहत काम नहीं होगा तो उस पर एतराज़ हो जाएगा। एतराज़ होगा, उसकी समाअत होगी। समाअत के लिए टाइम मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, उससे आगे आप जा नहीं सकते। और उसके बाद आपको इंतखाब, मेरा ख्याल है शेड्यूल भी आने वाला होगा इंतखाबात का, इसके बाद वो भी आ जाएगा। बहुत से लोग बेचारे फिक्रमंद हैं, वो मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन आज का वक्त जो है उस पर बात करने का इसलिए नहीं है कि अभी फाइनल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा अफजल भट्ट साहब, इलेक्शन कमीशन तो हमें अपना काम करता नज़र आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों में अभी भी बेयकीनी की सी फ़ज़ा है। अभी भी बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं, शकों को शुबहात हैं। उनका फोकस तो अपनी तैयारी पर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है, ये बेयकीनी की फ़ज़ा कब ख़त्म हो सकती है? देखें, ये क्योंकि पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख़ है ना, इसमें ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो पाकिस्तान कौम के साथ ऐसा हुआ है। बाद का 90 दिन का वादा किया गया तो 10 साल गुजर गए। तो इसलिए ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है, पाकिस्तान के आम अगर किसी शहरी से बात कर लें, बाज़ार में चले जाएं, बार में चले जाएं, प्रेस क्लब में चले जाएं, तो ये डिबेट चल रही है। पहला ही क्वेश्चन आपके ये होगा, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, हाँ। हो रहे नहीं हो रहे, हो रहे नहीं हो रहे, ये डिबेट चल रही है। और मेरा ख्याल है कि जब तक ये इलेक्शन शेड्यूल नहीं आएगा उस वक्त तक ये बहस जारी रहेगी। क्योंकि पहली बात तो ये शुरू हुई कि जब लोगों का ये कहना था, लोगों ने बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरत थी कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होने थे। जब 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन नहीं हुए, वो भी आईनी एक ज़रूरत थी, मरदमशुमारी भी, ठीक है,
उसकी वजह से तो फिर मजीद शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल यह है कि ये डिबेट उस दिन दम तोड़ जाएगी जिस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने डेट दे दी, शेड्यूल दे दिया। तो वो ज़ाहिर है कि अभी इंतजामी जायज़ा ले रहे होंगे, अभी हल्का बंदियाँ हो रही हैं, हल्का बंदियों का एतराज़ात उठेंगे। तो लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माजी को हम देखें तो आज तक उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, आइन को सामने रखते हुए, कानून को सामने रखते हुए, इंतजामात को सामने रखते हुए, मैंने उन जैसा मजबूत असाब का बंदा नहीं देखा। ठीक। इसलिए अब अगर उन्होंने पहली दफा अगर कोई डेट दी है तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक कि इस डेट से आगे वो इलेक्शन को जाने देंगे, क्योंकि सब लोगों को याद होगा कि सेनेट का जब इलेक्शन होना था जी, रोजाना सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब उन्हें बुलाते थे कि भाईजान तो सीक्रेट बेल्ट से हटके कोई रास्ता निकाले। हम रोजाना समझते थे कि इतने सख्त क्वेश्चन करते थे चीफ जस्टिस साहब कि कितने दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर खड़ा होगा उनके सामने। लेकिन दूसरे दिन जाकर फिर वो ये कहते थे कि मैंने तो ये आइन के सामने ये लिखा हुआ है सीक्रेट बैलेट, मैंने इससे आगे एक लफ्ज़ इसके आगे पीछे नहीं जाना। अगर आप ये इससे आगे पीछे जाना चाहते हैं तो फिर आप पहले इस आइन में तरमीम कर लें, तो फिर कोई रास्ता निकलेगा, मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है। इसी तरह आप पंजाब के इलेक्शन की बात कर लें तो उन्होंने कहा मेरे पास अब फंड नहीं है, नहीं हो सके वो इलेक्शन। ठीक है, अब अगर उन्होंने पहले उन्होंने कह दिया था कि विद इन 90 डेज नहीं हो सकते, विद इन 90 डेज नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मर्दमशुमारी होनी है, हल्का बंदियां होनी है, जो आईनी जरूरत है, तो विद इन 90 डेज। अब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कह दिया कि अब इलेक्शन होंगे, तो मैं बिल्कुल एक उनको माजी के उनके फैसलों को देखते हुए, उनकी ग्रिप को देखते हुए और ये देखते हुए कि वो कितने मजबूत असाब के आदमी हैं कि उन पर किस तरह का प्रेशर डाला गया था कि किसी तरह से वो रिजाइन देकर चले जाएं, ये दफ्तर खाली हो जाए, उन्होंने नहीं दिया। वो जो उन्हें रियासत की जानब से जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो इसलिए मुझे तो पूरा यकीन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो डेट बताई है, जो अयाम बताए हैं, उसके मुताबिक वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान साहब, सर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, निगरान वजीर आजम हो या निगरान वजीर इत्तलात, सर उन्होंने बारहा ये बात कही है कि अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर इलेक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए आना चाहते हैं तो दे आर मोर देन वेलकम, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन सर इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि ये कहना कि अगर एक खास शख्स जो है, एक खास शख्सियत नहीं हिस्सा ले पा रही है इलेक्शन में या नहीं ले सकेगी, उस पर कुछ इल्जामात हैं जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है और क्लियरेंस का रास्ता जो है वो अदालतों के जरिए पॉसिबल है, तो फिर इन इलेक्शंस को हम ना साफ मानते हैं ना शफाफ मानते हैं, तो ये भी तो कहना दुरुस्त नहीं है ना सर? देखें, एक बात तो अभी मेरे भाई अफसल भट्ट साहब ने ये कहा कि शेड्यूल आने के बाद कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। माजी की सियासी तारीख पर नज़र उठा के देखें तो बाज़ औक़ात शेड्यूल के बाद भी इलेक्शन मुलतवी हो गए, और अब भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन यकसू है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर और हमारे निगरान वज़ीर इत्तलात भी इस हवाले से यकसुई और संजीदगी की बात करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की बात की है, तो मैं अभी से अलर्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को और निगरान हुकूमत को, इसलिए कि इलेक्शन पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम ने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना है और इसकी बुनियाद पे एक इलेक्टेड हुकूमत वजूद में आनी है। लेकिन एक बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे गैर मुस्तहकम करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश और काविश तकरीबन 1-1.5 साल से चल रही है, और मैं उस माइंड सेट को समझता हूं जो पाकिस्तान के इंतखाबात पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करेगा। जहां तक आपने एक शख्स की बात की है, देखिए बात ये कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं उनकी अपनी एक अहमियत और हैसियत होती है, और इलेक्शन में जो मैटर करती हैं वो सियासी जमातें होती हैं। यही वजह है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अमेरिका में भी, लंदन में भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अपने इंटरव्यूज के जरिए ये वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होगी। और मैं भी आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकता हूं कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी भी होगी और इनका इंतखाबी निशान भी उन्हें मिलेगा। और जहां तक ये बात है कि किसी खास शख्स को, देखिए बात है कि पाकिस्तान का सिस्टम
शख्सियात के साथ मशरूत नहीं है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मशरूत है। और आईने पाकिस्तान देख लें या जो पॉलिटिकल एक्ट है उसमें सियासी जमातों की बात की गई है। और अगर ये बात है तो माजी के अंदर 2017 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। नाअहल किया गया था किस बुनियाद पे, वो सारी दुनिया जानती है कि कौन कौन लोग उन्हें रास्ते से पॉलिटिकली हटाना चाहते थे, वो तो सारे किरदार एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक सियासी तर्जबल अख्तियार किया था, जमहूरी तर्जबल अख्तियार करते हुए उनकी पार्टी ने संजीदगी से इलेक्शन लड़ा था। और पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सियासत को मशरूत नहीं करती किसी शख्सियात के साथ। क्या शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? और उसका सर वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक बात जरा कंप्लीट कर लूं। जी जी सर। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक तो शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, और लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल फोर्सेस को होनी है। इस इलेक्शन में कोई लाड़ नहीं होगा, सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने संजीदगी जाहिर की, उनके लीडर को नाअहल किया गया, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और इलेक्शन लड़ने का फायदा यह हुआ कि वो पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल फोर्स के सूरत में सामने आए, और पंजाब के अंदर वो अक्सरीती पार्टी थे। लिहाजा ना आपका सिस्टम इस बात की इजाजत देता है, ना आईने पाकिस्तान, ना सियासी एक्ट, वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मशरूत है, शख्सियात के साथ मशरूत नहीं। और अगर शख्सियात के साथ पॉलिटिकल फोर्सेस मशरूत है फिर तो उनको मैदान में ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, नासिर साहब, सर एक तो सर मैं आपकी भी राय इस पे चाहूंगी। जिस तरह से अभी अफजल भट्ट साहब ने फरमाया कि जब शेड्यूल आ जाएगा तो ये जो चेमगोइयां हैं या जो बेयकीनी की फिजा है ये दम तोड़ जाएगी। क्या आपका भी ख्याल है सर? या जिस तरह से सलमान गनी साहब ने फरमाया कि बाज़ औक़ात शेड्यूल के बाद भी ये मामला जो है इसी तरह जारी रहते हैं। दूसरा सर, पीटीआई कहती है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्कि उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया कि हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। तो अगर फर्ज करें जिस शख्सियत को वो चाहते हैं कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें, जब तक वो क्लियर नहीं होते इंतखाबात में हिस्सा लेना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन इंतखाबात पर फिर वो सवाल उठाएंगे कि ये साफ भी नहीं हुए, शफाफ भी नहीं हुए, हम इनको मानते ही नहीं। देखो, सलमान गनी साहब ने जमाना देखा हुआ है, अफजल साहब ने भी दौर देखे हुए, शेड्यूल मनसूख होते हुए देखे हम लोगों ने। हमने इंतखाबात 90 दिन के बजाय 10 साल में होते हुए देखे। तो ये दौर सब देखे हुए, तो जख्म लगे हुए, तो हरे ना करें, खुदा करे सब कुछ ठीक ठाक रहे, और मुझे यकीन है ठीक ठाक रहेगा। देखें, एक और अर्ज कि बहुत एहतराम के साथ कि आइन वायलेट हो चुका है, आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। 90 डेज वाला जो है वो खिलाफ वर्जी हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो भी उस बुनियाद पे था कि 254 के तहत, आर्टिकल 254 है पाकिस्तानी आइन का, उसके तहत आपको गुंजाइश है, आपको इजाज़त है कि अगर खुदा न खास्ता कोई काम आप आइन के मुताबिक वक्त पे ना कर पाए तो वो बाद में कर लें, वो मनसूख नहीं होगा। तो इंतखाबात मनसूख नहीं हुए, और इंतखाबात का प्रोसेस शुरू हुआ। मरदमशुमारी अगर पहले रिजल्ट आ जाता तो बेहतर होता। ये सब कहने की बातें। अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हमें जनवरी में इंतखाबात में जाना है। जनवरी में मौसम क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रास्ते खुले होंगे, बंद होंगे, ये बड़ा सवाल है। और उसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो पोलिंग बहुत अच्छी तरह कराए। जहाँ ताल्लुक है लिविंग प्लेइंग फील्ड का, तो पहले नवाज शरीफ साहब, अच्छा मैं एक और बात जी, कि जो सलमान साहब ने कहा नवाज शरीफ साहब का, एक मिसाल और है हमारे पास, बेनज़ीर भुट्टो की, वो भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाई थी। तो बेनज़ीर, नवाज शरीफ और उससे पहले बहुत लोग पार्टियां बरकरार रहीं, पार्टियों इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो जीत के आई, अपनी हुकूमत कायम की। भले इंडिया में ये हुआ सूरत हाल, हिंदुस्तान में कांग्रेस में भी सूरत हाल बनी। तो ये नहीं होता कि अगर आपका लीडर नहीं है तो दूसरा लीडर आपको उसको रिप्लेस ना कर सके। और तीसरी बात ये कि यकीनी तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ऐसे इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं जो बहुत पोलराइज होंगे, बहुत ज़्यादा पोलराइज होंगे। इसको संभालना, इनको वक्त मुकर्रर करना, इनकी पोलिंग ठीक करना, इनके वोट सही काउंट करना और हर वोट काउंट करना एक अहम तरीन जिम्मेदारी होगी जो इलेक्शन कमीशन ने अपने सर ली है। और आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। शफाफ और गैर जानबदाराना, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है।
और इसके लिए वो क्या इकदाम करता है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका हक बनता है। डस्का का वाकया आपको याद है, डस्का में यही हुआ था। उन्होंने कहा जी हम तो पूरे इंतखाबात कराएंगे पूरे हल्के के, और कराए उन्होंने, क्योंकि उनका हक बनता है। और ये क्लॉज इस्तेमाल हुई थी, शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात उन्होंने कराए। तो मुझे यकीन है कि इंतखाबात होंगे, शेड्यूल मुतासिर नहीं होगा और हम आगे जाएगी। बिल्कुल ठीक, उम्मीद तो ये की जा रही है जी, शेड्यूल भी आएगा और इंतखाबात मुतासिर नहीं होंगे। और वज़ीर आज़म बारहा ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन का इनेकाद कराना और हमारा काम फैसिलिटेट करना है। जो भी जमात जो है वो अवामी वोटों के जरिए आएगी, इक़्तिदार उसके पास चला जाएगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हल्का बंदियों के हवाले से, उनकी आईनी हैसियत क्या है और जो जमातें हैं वो अब किस हद तक हमें तैयार नज़र आ रही हैं। इसमें मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार है। अफजल भट्ट साहब क्योंकि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत गौर से सब चीज़ें देखी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इनसे मैं ये सवाल ज़रूर पूछूँ। अफजल भट्ट साहब, हम देखते हैं कि जब भी जो इदारा, जो जमात जो है हुकूमत बनाती है, हम ये देखते हैं अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जाते हैं। जो जमात ज़्यादा पैसा लगाती है, मीडिया उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ये हकीकत है, हम जानते हैं। फिर सर, इस सारे मामलात में ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने का क्या मैकेनिज्म हो सकता है? आप सीनियर सहाफ़ी, आप सारी बात अच्छी तरह समझते हैं कि अगर एक इदारे की जानिब से किसी सहाफ़ी या एंकर पर दबाव हो तो वो अपनी न्यूट्रलिटी को कैसे बरकरार रख सकेगा? देखें, एक तो जो बात अभी सलमान गनी साहब और नासिर बेग चौथाई साहब ने की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये जिम्मेदारी है कि उसने शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन कराने हैं। अगर हम मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के टेन्योर को देखें, उनका टेन्योर शुरू हुआ था, वो फॉर्म जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसने उनका तकर्रर किया, और जब एक बड़ा मशहूर था कि सेम पेज, उस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जितने इलेक्शन करवाए, उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो तो इतराज करती रही, अपोजिशन ने भी उस पर कोई इतराज नहीं किया था। मोस्टली अपोजिशन जो है वो धांधली के इल्जामात लगाती है। किसी एक हल्के के इलेक्शन पे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन पे जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराए हैं, आप रिकॉर्ड उठा कर देखें कि उतने शफाफ इलेक्शन माजी में कभी नहीं हुए। अब आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं, जो तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हम सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है, वो सारे इलेक्शन इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराए हैं। ठीक है, और उन हालात में कराए हैं कि जब सारा दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्टेज से गालियां दी जाती थी, स्टेज गली मोहल्ले से गालियां दी जाती थी, सोशल मीडिया पे गाली दी जाती थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको वजह अनाद नहीं बनाया। उन पर जो जिम्मेदारी थी शफाफ इलेक्शन कराने की, गैर जानबदाराना इलेक्शन कराने की, वो तमाम इलेक्शन पीटीआई ने जीते। उन हालात में कि जब पीटीआई का बयानिया ये समझा जाता था कि ये अब अगर पीटीआई जीतेगी तो बयानिया ये जाएगा कि शायद लोग पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं, बयानिया ये जाएगा कि फलां जमात जीरो हो गई है, बयानिया ये जाएगा कि जिसके खिलाफ तहरीक एतमाद हुई है वो पता लगेगा कि उसकी पॉपुलरिटी है वो आसमान को छू रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इससे कोई गर्जो गायत नहीं थी। उन्होंने हदायत की, क्योंकि जिस हल्के में इलेक्शन होता है वहां हुकूमत का कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जवाबदेह होता है। मैं ये समझता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन शेड्यूल आएगा उसके बाद ये जिम्मेदारी आनी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। उससे पहले हुकूमतें क्या कर रही हैं, सियासी जमातों की आपस में क्या लड़ाइयां हैं, उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं अब भी ये समझता हूं कि माजी का, जिस तरह मैंने उनका पहला रिकॉर्ड बताया, उनका ये रिकॉर्ड भी सामने रखें कि क्या उनके दौर में जितने इलेक्शन हुए तो क्या उन्होंने किसी हुकूमत को सपोर्ट किया, क्या उन्होंने सेम पेज को सपोर्ट किया, क्या उन्होंने देखा कि मुल्क में किसकी पॉपुलरिटी में इजाफा होगा, किसकी पॉपुलरिटी का ग्राफ नीचे जाने का मैसेज जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसी कोई चीजें नहीं देखी। मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूं कि कौम को इत्मीनान दें
कौम को इत्मीनान देने पता की होना जरूरत है चाहिए, कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है ये नफ्सियाती तौर पर, असाबी तौर पर भी बहुत मजबूत है, आईनी तौर पर भी बहुत मजबूत है, और आजादाना और गैर जानबदाराना शफाफ इलेक्शन कराने के हवाले से उसका रिकॉर्ड भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और आइंदा भी यही होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान गनी साहब, सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, जो बातें की हैं अफजल भट्ट साहब ने तो जरूर ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ सर, पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला हमने देखा कि जो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन है सर, उस प्रोसेस को उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये यकीनी तौर पर उनका ये कहना था कि ये जो है वो टाइम का ज़िया है। उनके इस फैसले को भी आप कैसे देखते हैं सर, इस जो इंतखाबात आ रहे हैं उस हवाले से? देखिए, एक बात तो अभी जो अफजल भट्ट साहब ने बात की है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, बिलाशुबा उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी फैसला साजी पे असरअंदाज नहीं होने दिया। और मैं इनके मालूमात के लिए एक बात और कहना चाहूँगा कि ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जिन पर सिर्फ सियासी दबाव नहीं था बल्कि अदालती दबाव भी था। इससे पहले जब रिटायर्ड जस्टिस जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे तो उन्हें अदालतों में नहीं बुलाया जाता था, वो जवाबदेह नहीं होते थे। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चूंकि ये रिटायर्ड जस्टिस नहीं थे, इनको अदालत में भी बुलाया गया और अदालत ने इन पे असरअंदाज होने की कोशिश की। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 जज साहबान थे, जब उन्होंने लाहौर के CCPO का एक केस था, केस CCPO का था, उन्होंने जनाब जब इलेक्शन के मामला डिस्कस किए तो उन्होंने कहा आप मुझे लिख के दे दें, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, बात ये कि मैं समझता हूँ कि अफसरान को भी ये सोचना चाहिए कि वो किसी शख्स या किसी की सियासी जमात के सामने सरखरू होने की बजाय आईने पाकिस्तान, तारीख और खुदा के सामने सरखरू हों। और ये मैं इनसे एग्री करता हूँ कि सुल्तान सिकंदर राजा ने प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने जो फैसले थे वो मेरिट पे किए। आगे बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने, इसलिए कि एक पोलराइजेशन की कैफियत है और पाकिस्तान के अंदर माजी में 2 पार्टीज बैठ के फैसले कर लेती थी। हालांकि वो उनकी मुखालफत भी बहुत ज्यादा, उनके दरमियान भी एक तनाव होता था, एक टकराव होता था, लेकिन कुछ मामलात पे वो कंसेंसस करते थे। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी सियासी बदकिस्मती नादिया ये है कि पिछले 10-12 साल से एक इंतशार और खलफशार की सूरत हाल है। दुनिया के जमहूरी माशरों में जब इंतखाबात होते हैं तो वो इंतखाबात मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम लेके आते हैं, वो लोगों की जिंदगियों में इत्मीनान लाते हैं। वहाँ की पार्लियामेंट में सियासतदान जब मिलकर बैठते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन आपने अपने इब्तदाइया में एक नुक्ता उठाया था कि सियासतदानों के हवाले से मायूसी की कैफियत क्यों है। वो मायूसी की कैफियत इसलिए तारी हुई कि एक खास माइंडसेट था कि आप देख ले, मैं आपको 2002 से लेके 2023 तक का बता देता हूं कि उन्होंने कोई इलेक्शन, जब भी इलेक्शन हुआ उन्होंने कहा जी 200 धांधली हुई है। और 2013 के इलेक्शन के 6 माह बाद वो इस्लामाबाद पहुंच गए धरना लेके, और 2018 के इलेक्शन में तो पाकिस्तान के सारे किरदार बेनकाब हो गए कि 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। और ये मैं नहीं कहता, ये वो सारे किरदार खुद कहते हैं कि जी हमने इस शख्स को ये मुसल्लत किया। और फिर वो जो अपने आप को पाकिस्तान में सियासी तब्दीली का लंबरदार समझते थे, उन्होंने खुद चैनल पे बैठ के कहा कि जी मैं तो बेख्तियार था। तो बात यह कि हुकूमत वही मजबूत होगी जिसके पास अवाम की ताईद और हमायत होगी। और जहां तक इलेक्शन की नतीजा साजी का है, देखें जिस कैफियत से हम 2-4 है, पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी चैलेंज है। और इस मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए मैं नहीं समझता कि कोई एक पार्टी सोलो प्रवास कर सकेगी। सोलो प्रवास का नतीजा हमने 9 मई की सूरत में देख लिया कि जिन्होंने मुसल्लत किया था, पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार जरूर किया। मेरे भाई नासिम चुगताई साहब सारी तारीख से वाकिफ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप डिक्टेटरशिप के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात जरूर जाहिर करती थी, बयानात देती थी, ऐलानात देती थी। कभी पाकिस्तान की किसी सियासी कुव्वत ने अपने अस्करी इदारों पे हमलावर होने की कोशिश नहीं की। क्या हमारा दुश्मन ये जुर्रत कर सकता था जो इन्होंने की है, और क्यों कर की है? और मैं बड़े माजरत के साथ मुझे याद पड़ता है कि जनरल हमीद गुल कहा करते थे आज से 15 साल पहले कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतें सबसे पहले अपनी फौज और कौम के दरमियान फासले पैदा करेंगी, लिहाजा इस हवाले से आप अलर्ट रहे। ये सारा कुछ किसने किया, क्यों कर किया? और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। एक सवाल वो जो आपने कहा कि सियासतदानों से मायूसी क्यों हुई है, देखें दुनिया के जमहूरी माशरों में जमहूरियत डिलीवर करती नजर आ रही है।
नादिया, क्या पूरे 5 साल में पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस हुकूमत में नहीं रही? ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम जो है, साहब ये वो जो मसाइल सर्वे के सामने आगे आया है ना चलते सर, मैं रहे। इसमें आपका डिटेल एनालिसिस लेती हूँ, जरा मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ नासिर बेग साहब को। नासिर बेग साहब, सर सर्वे की चूंकि बात अभी सलमान गनी की है तो थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। और सबसे पहले जो सवाल एक आम आदमी के जहन में आता है वो ये आता है कि जो रिवायती मैनिफेस्टो है जो तमाम सियासी जमातें कई सालों से जो है वो पेश करती आई आवाम के सामने, आपको लगता है कि अब इसी रिवायती मंशूर के सामने वो आवाम को कन्विंस कर पाएंगी? अब जबकि हालात भी आपके सामने हैं, वाकयात भी आपके सामने हैं, तब्दीलियां भी आई हैं और बहुत बड़ा माशी चैलेंज भी है, किस तरह कन्विंस कर पाएंगी सर अपने वोटर को? पहली बात नाज़िया ये कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने कभी अवाम को मायूस नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। उन्होंने, आप देखें, उन्होंने इलाके बनाए, इमारतें बनाई, नए शहर बनाए, शाहराहें बनाई, पुल बनाए, ये काम किए उन्होंने आवाम को। अगर आप 2017 तक का देख लें, जो इंडेक्स है स्टॉक का, डॉलर की कीमत है, ग्रॉसरी की कीमत है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि सियासतदान क्या क्या डिलीवर करते रहे। लेकिन क्या हुआ, मेरे दोनों दोस्त बहुत तजर्बेकार हैं, हर बार गैप आ गया, एक उनको हटा दिया गया धक्के देकर कि तुम जाओ यहाँ से, तुम कौन हो यार, हम फैसला करने वाले हैं, हम फैसला करेंगे कि तीसरा आदमी कौन होगा आप दोनों के सिवा। तो हमारे साथ तो ये हुआ ना, हमारे साथ तो 10-10 साल का गैप आता गया, हमारे कंटिन्यूटी नहीं हुई। अगर हमारे मुल्क में एक कंटिन्यूटी होती, जैसी भी पॉलिसी होती, जैसी मनमोहन वाली पॉलिसी होती, उसने प्रूफ किया ना कि एक पॉलिसी तमाम हुकूमतें लेके चली और उनका मुल्क आगे बढ़ गया। हमारी तो पॉलिसी बदल दी गई, हमारे यहाँ तो सियासतदानों को फांसी चढ़ा दिया गया, हमारे उन्हें कैद में डाल दिया गया, हाँ। कसूरी चक्कियों में डाल दिया गया। तो ये किस तरह हो सकता है? तो सियासतदान मायूस नहीं करता, हालात मायूस करते हैं, और जमहूरियत में जो मुदाखलत होती है वो मायूस करती है। लेकिन नासिर साहब, अगर आज आपको आवाम मायूस नजर आ रही है, नाला नजर आ रही है, शिकवा कुना नजर आ रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है सर? वो तो अपने सियासतदान की तरफ देखती है ना। आवाम तो वोट उनको देते हैं और अपने वोट का जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको अपना मसीहा वही नजर आता है जिसको उन्होंने वोट दिया होता है। वो चाहते हैं कि वो उनको कुछ डिलीवर करें। अब अगर हम ये कहें कि वो भी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सके, तो फिर तो सर अल्लाह हाफिज है हमारा। नहीं, मजबूर नहीं थे, वो डिलीवर कर रहे थे। सलमान साहब बैठे ही, पूछे इनसे आप जी। वो डिलीवर कर रहे थे। लोगों के पास सस्ता आटा जा रहा था, लोगों के पास तनख्वाहें अच्छी थी, मुनासिब थी, घर का खर्चा चल रहा था, लोग बेहतर हालात में थे। आपने एक आदमी को लाके बैठा दिया कि जी आप आज से ये है, और उसने क्या हशर किया आपकी मईशत का, तौबाना कर दिया आपको। आपका जो डॉलर था वो कहाँ गया, आपकी ग्रॉसरी कहाँ चली गई, आपका स्टॉक धड़ाम से नीचे आया, 55,000 से नीचे आया है स्टॉक आपका। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्योंकि मुझे ये कहना पड़ेगा कि सियासतदानों के खिलाफ हम जो बातें करते रहते हैं वो मुनासिब नहीं है। सब अच्छे नहीं होते, सब अच्छे नहीं होते, यकीनन ख़राब होते हैं, यकीनन बुरे होते हैं, लेकिन बहुत से अच्छे हैं, बहुत से के पास पॉलिसियाँ हैं, बहुत से के पास ख्यालात हैं, ऐसा उनके पास फार्मूले हैं। एक साहब आए कि मेरे पास 200 एक्सपर्ट हैं, ठीक है, नहीं था उनके पास एक एक्सपर्ट नहीं निकला उनके पास, उनके आते ही मामला ख़राब हो गए। तो ये जो मुदाखलतें होती है ना, इसको अभी 10-20 साल के लिए अगर हम रोक दें तो मेरा ख्याल है अवाम मायूस नहीं होंगे। मैं और आप मायूस हो सकते हैं, उस गनी साहब, अफजल साहब मायूस हो सकते हैं, लेकिन मुझे यूँ अपने मुस्तकबिल से कतई मायूसी नहीं है। लेकिन नासिर साहब, मैं कथा कलामी माफ सर, ये जो मुदाखलत की आपने बात की है सर, मुदाखलत के लिए भी जो जगह है, जो स्पेस है, वो हमारे सियासी रवैये ही तो क्रिएट करते हैं। अदरवाइज तो फिर नहीं, अगर हम सारी सियासी जमातें मिसाके मईशत पर सर इकट्ठी नहीं हो सकी सर। दुनिया में आप देखिए सियासी मामला जो भी हो, मईशत को असरअंदाज नहीं होने देते, लेकिन सर इस पे भी हम इकट्ठे नहीं हो सके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं होते, स्पेस नहीं देते। बड़ा स्पेस दिया है हमने बहुत स्पेस दिया है। हमने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया है, हमने पाकिस्तान को माशी क़ुव्वत बनाया था, हमने पाकिस्तान को 24 नंबर पे बेहतरीन इकनॉमी बनाया था, हमारी करेंसी बहुत शानदार थी, हमारा स्टॉक नंबर 1 पे जा रहा था एशिया में। किसको बुरा लगा ये? किसको बुरा लगा? मुझे बताए ना आप। सियासतदान था जिसने सब काम किया ये। पूछें दोनों दोस्तों से, दोनों आजाद से पूछें
कि मैं गलत कह रहा हूँ? तो सियासतदानों के बारे में इस तरह क्रूड फॉर्म में बात नहीं करनी चाहिए। वो भी इस मुल्क का हिस्सा है और उन्हीं को मुल्क चलाना है अल्टीमेटली। कायद आजम ने कहा था तुम्हारा काम नौकरी करना है, तुम्हारा काम हुकूमत करना नहीं है। सियासतदानों का काम सियासत करना है और हुकूमत करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते मैं एक जवाब दूं आपको जी। मीडिया के बारे में। आपने एक सवाल किया था भट्ट साहब से, भट्ट साहब भूल गए। मीडिया का जो किरदार रहा वाकई मायूस कर रहा। मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ कहता हूँ, मैं 45 ईयर्स हो गए मुझको मीडिया में। 2018 के इंतखाबात में, उससे पहले भी रहा, जो किरदार था मीडिया का वो इंतहाई शर्मनाक था और ऐसा किरदार जिससे मुल्क में इख्तलाफात, निफाक और तकसीम के बीच हुए। मेरी दुआ ये है कि इस बार ऐसा ना हो कि एक पैनल के अंदर एक पार्टी के 3 हो, दूसरी पार्टी का 1 हो और एंकर भी उन 3 से मिल जाए। ठीक, अब ऐसा नहीं, ठीक है, और खबरें भी ऐसी ना हो। बिल्कुल मेरी ठीक। दुआ ये दोनों हजरात अगर एग्री करें तो बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इस पर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। यहाँ तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सियासी रवैये हैं या जो सियासतदानों ने जो वक्त गुजारा है यहाँ पर अवाम के साथ जो हुकूमतें की हैं उसमें अवाम को उन्होंने क्या डिलीवर किया है। और नासिर साहब यही कह रहे थे कि हर दफ़ा सियासतदान को बैश करना और उनको ये कहना कि वो डिलीवर नहीं कर सके, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जितनी भी जो भी सूरत हाल इस वक्त है वो सारी की सारी सियासतदानों की जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी उन्होंने कम से कम कोशिश ज़रूर की है कि पूरी की जाए। अफजल भट्ट साहब सर, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कीजिएगा। लेकिन सर्वे जो है वो हमें अवाम की मायूसी जो है वो बताता है कि अवाम मायूस है। जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया, मैं दोबारा आपके लिए रिपीट करती हूँ, वो ये कहते हैं कि अवाम का सियासतदानों पर जो एतमाद का परसेंटेज है वो 39% है, जबकि अवाम फौज पर जो है वो 88% जो है वो मकबूलियत में इजाफा देख रहे हैं हम उसमें। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो ये कोई बड़ा मज़ह का खेज लगता है। ये फौज का कंपैरिजन आप सियासी जमातों से क्यों करते हैं? जरूरत है कोई? कौन बंदा है जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कहेगा कि ये ठीक नहीं है? कि वो फौजी जो मैं घर पे सोता हूँ वो बॉर्डर पे खड़ा होकर जान दे रहा है, रोजाना दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जाने दे रहे हैं, उसका आप सियासी जमातों से मुकाबला क्या बनता है? मुझे नहीं समझ आई कि ये सर्वे को पॉलिटिकल पार्टीज और सियासी जमातों के दरमियान कराने का मकसद क्या था। कौन सा पाकिस्तान का शहरी है जो कहेगा कि जी मुझे पाकिस्तान की फौज पे एतमाद नहीं है? हमने सबसे ज्यादा आइन की जदोजहद किया, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने। फौज के गैर आइनी रोल के खिलाफ हमने एक लंबी जंग लड़ी है, लेकिन हम भी कभी फौज के खिलाफ ये बात नहीं करते उनके उसके इस हवाले से। तो मेरा ख्याल ये है कि ये 88% क्या, ये तो 99% होना चाहिए था कि फौज में हमें एतमाद है, इस हवाले से कि पाकिस्तान पर अगर कोई अटैक करेगा तो पाकिस्तान फौज उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। उसका सियासत के साथ क्या तल्लक है, सियासी जमातों के साथ इस कंपैरिजन का? तो इसलिए एक तो ये मेरा ख्याल है कि सर्वे क्योंकि मैंने करने वालों का मकसद नहीं देखा क्या है, ये मेरी एक पर्सनल राय है कि फौज का तो आपको इस हवाले से करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो सियासी जमातों पे 39% है, आप ये बताएं कि जब हर महीने मेरे पास बिजली का बिल जमा कराने के पैसे ना हो, गैस का बिल जमा कराने के पैसे ना हो, पेट्रोल डलवाने का पैसा ना हो, तनख्वाह जो है वो एक काम में सारी लग जाएगी, तो फिर मैं क्या किसको जिम्मेदार ठहराऊंगा? मैं तो आम आदमी तो ये नहीं समझता कि ये 75 साल का बैगेज है, एक बोझ है जो आने वाली हर हुकूमत ने उठाना है। मैं कोई किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारे मुल्क के जो वसाइल हैं उनसे 5 करोड़ की आबादी का मुल्क चल सकता है, 25 करोड़ का मुल्क इस अपने वसाइल से नहीं चल सकता। 20 करोड़ लोगों को रोटी खिलाने के लिए, पानी देने के लिए, दवाई देने के लिए, सफर की सहूलतें देने के लिए आपने भीख मांगनी है, कर्जा लेना है, कभी एक से लेना है, कभी दूसरे से लेना है, कभी तीसरे से लेना है। जिस दिन आप कहेंगे कि आप ये कर्जा ना लें, अब हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा या हम लेना नहीं चाहते, अब ये बोझ आप उठा लें, तो फिर तो आपको गुस्सा चढ़ेगा, उसी पे चढ़ेगा कि जो ये कहेगा कहीं नहीं भाई मुझे तो ये आदत पड़ी हुई है कि आप कर्जा लें, भले IMF से लें, भले वर्ल्ड बैंक से लें, भले किसी से लें। प्रैक्टिकल बात यह है
क्योंकि हमारे अपने वसाइल ऐसे नहीं है। हमें हुकूमतों का ये काम है कि पाकिस्तान के वसाइल में इजाफा करें, कोई डॉलर बाहर से आए, कोई पाकिस्तान की अपनी जो इस तरह की सूरत हाल है उसमें पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ जाए तो फिर लोग खुश होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इस मामले में वो मूर्त इल्जाम क्योंकि फ्रंट पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि अभी प्रीवियस गवर्नमेंट गई उसको बड़ी गालियां पड़ी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसको भी पड़ रही थी कि आपके पहले जो गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, उसको भी गालियां पड़ रही थी नहीं कि आपसे पहले गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छी थी। तो ये हर जाने वाली गवर्नमेंट हमें आने वाले दिनों में अच्छी लगेगी कि जब तक हम अपने वसाइल उतने नहीं बढ़ाते, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, अपने अखराजात के मुताबिक अपने वसाइल नहीं बढ़ाते, हम कर्जे लेते रहेंगे, हम भीख मांगते रहेंगे, उस वक्त तक सूरत यही रहेगी। ठीक, अच्छा सलमान साहब सर, ये जो सर्वे रिपोर्ट है इसमें अवाम की जो सियासी जमातों की जानिब जो कारकर्दगी है उससे मायूसी का बताया गया है कि सिर्फ परसेंटेज जो है वो 39% है। सर क्या हम ये समझें, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बात अगर हम करते हैं वो एक तरफ, लेकिन एक और जो बड़ी जमात है जाहिर है उसको मानना पड़ेगा, चाहे उसकी जितनी भी मामलात खराब हों, उनका एक जो सरबरा है वो जेल में है, एक जो साबिक वजीर आजम है वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। शायद अवाम में इसलिए भी आपको कुछ मायूसी नजर आती है? देखें नादिया, मैं चूँकि भट्ट साहब ने एक बात फ़ौज के हवाले से की है, इसमें कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तानी कौम की अपनी फ़ौज के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है। और इस सर्वे में कोई कंपैरिजन उनका पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं किया गया। हमें जो हकायक है वो कौम के सामने रखने चाहिए कि फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के हवाले से एक कन्फ्यूजन तारी करने की कोशिश की गई थी। और मैं कहता हूं कि जब भी हम फ़ौज को डिस्कस करें तो सियाचिन पे खड़े आखिरी फ़ौजी का चेहरा सामने रख के करें, जिसके चेहरे पे लिखा होता है कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक सिमत हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। बात यह कि उन्होंने एक कुर्बानियों की तारीख रकम की है और कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी डेड बॉडीज उनके घरों में ना आए, वो शहादतों की तारीख रकम की है। और जहां तक आपने पॉलिटिकल फोर्सेस की बात की है, नासिर बेग चुगताई साहब ने हवाला दिया, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में सियासतदानों का किरदार था और सियासतदानों की मौजूदगी में कभी पाकिस्तान पर कदगन नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो वो जो अपनी ताकत लेते हैं अपनी फोर्सेस से लेते हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो ताकत लेती है अवाम से। मैं फिर दोबारा ये बात दोहरा देता हूं कि 5 साल पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में नहीं है, किसी एक का आप नाम ले दे, और इक़्तिदार में होने के बाद पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम आज महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की आग में जल रहे हैं। और भट्ट साहब ने दुरुस्त कहा कि जिस घर के अंदर बिजली का बिल गया है क्या वहां पर सियासतदानों के लिए खैर मांगी जाती होगी। लेकिन एक और बात उन्होंने इंपॉर्टेंट की है, 2017 तक, 2017 में जो शख्स हुक्मरान था उस वक्त आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 50 रुपए किलो थी, डॉलर 104 का था, पेट्रोल 68 रुपए लीटर था, और वो सी पैक की बात कर रहा था। सी पैक की बात इसलिए कर रहा था कि पाकिस्तान दफाई एतबार से तो खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच गया, मुआशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंचने के लिए वो सी पैक की बात कर रहा था। मैं आज भी समझता हूं कि उस वक्त सी पैक की और IMF की लड़ाई थी जिसका शिकार उस शख्स को किया गया और वो शख्स फिर दोबारा आ रहा है। बात यह कि वो तो हमेशा बैठ के ये सोचता था, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने ये देखा हो कि अवाम पर बोझ लादा जा रहा हो और वो शख्स कहे कि जी ये तो जी IMF ने मुझे कहा है, ये जी बैरूनी इदारों ने मुझे कहा है। मैं आपको याद दहानी करवा दूं कि 1998 में वो प्राइम मिनिस्टर था तो बिजली की कीमतें बढ़ी थी। मैंने खुद जाके उन्हें कहा कि जनाब मेरा ऑफिस बॉय 12,000 रुपया सैलरी लेता है, 8,000 का बिल आया है। उसने बिल देखा और मुझे उनका चेहरा आज तक भी याद है, उस शख्स ने 30% लेस किया था। बात यह कि जो जमहूरियत डिलीवर करती नजर ना आए वो जमहूरियत नहीं होती। तो मैं समझता हूं आपने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या लेके जाएगी अवाम के पास, उनके पास कोई ऐसी, मैं नहीं समझता कि कारकर्दगी रिपोर्ट है कि वो जाके अवाम को मुतमिन कर पाएंगे। अच्छा। मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने तर्ज अमल पर नजरसानी
अच्छा तो बेग साहब, सर मैं आपके साथ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके जरूर लेना चाहूंगी। सर ये जो सर्वे आपके सामने है सर, इस पे आपकी राय क्या है? दूसरा सर, एज अ वोटर आप किस तरह कन्विंस होंगे? क्या आप समझते हैं कि एक सियासी जमात आपको क्या मंशूर पेश करे कि आप जो है एज अ वोटर उनसे कन्विंस होंगे और वोट देंगे? पहली बात तो ये कि जो सर्वे है, मुझे इस पर एक मिस्चीफ नजर आई है। अब आप इतराज करेंगे मैंने जुमला गलत इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मुझे तशवीश है इसके ऊपर कि 88% अवाम पाकिस्तानी फौज की हिमायत करते हैं। अब 12% कहाँ गए? वो मुखालिफ हैं। हाँ। तो पहली ठोकर तो यहाँ खाई है इसने, सर्वे ने, ठीक। कि मिला दिया उसने फौज को, सियासतदानों से अलग अलग कर दिया और 12% अपने घर ले गया। वो क्या 12% खिलाफ है फौज के? ऐसा नहीं है। फौज एक अलग एंटिटी है, उसका काम ही अलग है। वो रोजाना 9, 4, 5, 4, 3 शहीद हो रहे हैं हमारे जवान। सर लेकिन क्या सर आप मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए रख रही हूँ ताकि ये भी एक बात कही जा रही है कि जो सर्वे है ये सिर्फ उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है, जिस तरह से जो 9 मई के वाकयात हुए या जिस तरह से रखना डालने की कोशिश की गई आवाम और फौज के दरमियान, तो शायद ये उसको क्लियर करने के लिए है। ये कंफ्यूजन बढ़ा रहा है नाजिया, ये कंफ्यूजन इसलिए बढ़ा रहा है कि ये बता रहा है कि पॉलिटिशियन पर 37% और पार्लियामेंट पर 47% भरोसा है। तो पार्लियामेंट में कौन बैठा हुआ होता है? सियासतदान बैठा होता है ना। वहाँ 47 कैसे हो गया? फिर कहते हैं कि पीटीआई की इक़्तिसादी पॉलिसियों के बाइस उसकी रेटिंग 64% है। उसकी जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ कहाँ थी ये उसने नहीं बताया मुझे। फिर एक और जगह पे आगे कहता है वो कि जो टॉप 10 फेमस मकबूल तरीन लोग हैं उनमें चेयरमैन साहब हैं, उनमें खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं, ये पता नहीं कब का सर्वे है, और उनमें मखदूम शाह महमूद साहब हैं, उनमें परवेज इलाही साहब हैं। उसके बाद आता है नवाज शरीफ, और ना बिलावल है ना कोई और है, ना वली खान है, ना वली खान है। दूसरा ये कि मीडिया और अदालत को इसने इस तरह मैश कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना चाह रहा है ये सर्वे, कि मीडिया और अदालत का भरोसा 54% है, या तो ये कहे कि मीडिया का 54% है, कोर्ट का 54% है, या तो ये कहे। तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो गया। सच्ची बात ये है, अगर मैं इसकी हेडलाइंस निकालता तो मैं कुछ और निकालता। ठीक, लेकिन नासिर बेग साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर एज अ वोटर आप कैसे कन्विंस होंगे? सर मंशूर देखकर, पार्टी मंशूर क्या है आपका? मेरे सामने मंशूर लाएंगे ना आप। कौन सी चीज सर आपको अट्रैक्ट करेगी सर इस दफा मंशूर में? क्या हटकर हो सर? हटकर मसाइल का हल आपके, आप जो बिल की बात कर रहे हैं ना, उसकी मसला देखिए। बिजली बहुत है हमारे पास, उसकी ट्रांसमिशन लाइन कहाँ है? उसका प्रोजेक्ट क्या होगा आपके पास? किस तरह हल करेंगे? सोलर आप किस तरह बांटेंगे अवाम में? किस तरह करेंगे आप? किस तरह अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? देखें, बात सियासी नहीं है, बात इक़्तिसादी है, और उसके लिए आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए। ठीक है। माशी इस्तेकाम के लिए आपके एक्सपोर्ट क्या होगी? आपका आटा, गंदुम, कपास जो आपका खत्म हो गया एक्सपोर्ट होना, वो किस तरह एक्सपोर्ट होगा? कैश क्रॉप कहाँ से आएंगे आपके पास? आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस तरह बढ़ेगा? आपका डॉलर किस तरह और नीचे आएगा? डॉलर खासे चैलेंजेस हैं जो आने वाली हुकूमत को पेश करने पड़ सकते हैं। एड्रेस करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नासिर बेग साहब सर, आपने ज्वाइन किया। सलमान गनी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया सर, लाहौर से आपने हमें ज्वाइन किया। अफजल भट्ट साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ अपने तजिए से आगाह किया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी आने वाली हुकूमत होगी यकीनी तौर पर उस पर इस दफ़ा जिम्मेदारी जो है वो खासी बड़ी होगी। एक तरफ मौशी चैलेंजेस होंगे, दूसरी तरफ जो सियासी अमूमी रवैये हम देखते आए हैं 75 साल में, उनमें खासी तब्दीली होगी। तभी आवाम जाके कन्विंस भी होंगे और तभी आवाम जाके मुतमईन भी होंगे। मसाइल का हल आखिरकार सियासी जमातों ने ही निकालना है और उनको ही निकालना पड़ेगा, लेकिन इस दफा थोड़ी स्ट्रेटेजी को चेंज करके और आवाम को कन्विंस करने की जरा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ उनको मैदान में उतरना होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।